हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 13 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ईयर एंड रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए तो ये एक्ट करता है सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर। अगर अभी तक बात की जाए तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के जो भी लेजिस्लेटिव बिजनेस है उससे ये कंसर्न होता है। फर्दर ये इंश्योर करता है किस तरह से जो लेजिस्लेटिव प्रोटोकॉल्स हैं उनकी टाइमली प्रोसेसिंग हो सके वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो असिस्ट करने का काम करता है जो डिफरेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की उसको, ताकि जो भी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है उसको लेजिस्लेशन के थ्रू यहाँ पर अचीव किया जा सके। फर्दर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है उसके बारे में अगर बात की जाए तो इसके अंडर कोई भी ऐसी स्टैट्यूटरी या ऑटोनॉमस बॉडी इसके कंट्रोल में नहीं होती है। देखिए, इसमें जो मेन सेक्रेटेरिएट होता है, जैसे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो भी होता है उसके अंदर एक मेन सेक्रेटेरिएट होता है। तो यहां पर इसके दो विंग होते हैं, जिसमें एक है ऑफिशियल लैंग्वेज विंग और दूसरा है विधि साहित्य प्रकाशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह से जो बिल्स हैं उसका ट्रांसलेशन किया जा सके। इसके अलावा ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशन इन हिंदी और प्रोपगेशन ऑफ हिंदी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसका यहाँ पर प्रोपगेशन किया जा सके लॉ के फील्ड में। देखिए, यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी असिस्ट करता है, यानी कि ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि किस तरह से जो सेंट्रल लॉज हैं उनका ट्रांसलेशन किया जा सके। जो भी लैंग्वेज मेंशन किए गए हैं 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इनके अंदर यहां पर इसको एक तरह से ट्रांसलेट करने का काम करता है। इसके अलावा यहां पर जो ईयर एंड रिव्यू जो दिया गया है उसके अंदर वेरियस इनिशिएटिव है और प्रोग्राम्स, स्कीम्स और जो भी अचीवमेंट रही है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की जनवरी 2020 से अक्टूबर-नवंबर 2020 के बीच में, उसको यहां पर दिखाया गया है, बताया गया है। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जिसको कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा परफॉर्म किया गया था, उसको जान लेते हैं। तो यहां पर जो पीरियड रहा जनवरी 2020 से नवंबर 2020 के बीच में, तो इस पीरियड के दौरान यहां पर जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उन्होंने 41 लेजिस्लेटिव प्रपोजल को एग्जामिन किया है, जिसमें से कि इस पीरियड में 40 बिल्स थे जिनको कि पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन के लिए सेंड किया गया। तो आउट ऑफ दिस बिल यहां पर जो कि कुछ बिल ऐसे भी थे जो कि ऑलरेडी पेंडिंग थे पार्लियामेंट में और कुछ ऐसे थे जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1 जनवरी से 1 नवंबर के बीच में। तो इसमें से 40 बिल थे, जिसमें से कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी था जिसको इनैक्ट किया गया एज एन एक्ट। तो यहां पर 14 ऑर्डिनेंसेज हैं जिनको कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोमलगेट किया गया अंडर आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जान लेते हैं इलेक्शन लॉ और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए, इसके अंदर जो भी कंडक्ट है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उसको यहां पर देखा जाता है। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952, डीलिमिटेशन एक्ट 2002, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव एक्ट काउंसिल एक्ट 2005 और तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2010 शामिल हैं। तो यहां पर जो 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है एंटी डिफेक्शन लॉ को, और जो पार्लियामेंट एक्ट है 1959 वो यहां पर डील करता है जो भी इश्यू रिलेटेड है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से उसको। तो यहां पर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस के द्वारा। अब जान लेते हैं डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। देखिए, उससे पहले हम जान लेते हैं कि डीलिमिटेशन क्या होता है। देखिए, जो डीलिमिटेशन है उसको सबसे पहले जान लेते हैं। डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि जो एक्ट है या कोई प्रोसेस जिसके थ्रू जो बाउंड्रीज है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की कंट्री के अंदर या किसी प्रोविंस की जिसकी लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको एक तरह से यहां पर लिमिट करना या सेट करना। तो ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल 82 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर पार्लियामेंट जो है वो इस लॉ को इनैक्ट करती है एज ए डीलिमिटेशन एक्ट। तो यहां पर सेंसस किया जाता है बार बार, तो उसके थ्रू यहां पर डीलिमिटेशन एक्ट को सेटअप किया जाता है। तो जो पहली डीलिमिटेशन
कमीशन थी इंडिया में, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1952 में। उसी तरह 1962 और 73 में सेकंड और थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया, और जो फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन है उसको 2002 में कमीशन किया गया। तो यहां पर जो थर्ड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, तो जैसा मैंने बताया कि अलग अलग टाइम पे इसका सेंसस किया जाता है, तो यहां पर 1971 की जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग यहां पर थर्ड डिलिमिटेशन को यहां पर एक्सरसाइज किया गया, जो कि कंप्लीट हुई थी ईयर 1975 में। तो अभी जो प्रेजेंट डिलिमिटेशन है उसको कैरी आउट किया गया है, फोर्थ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वहां पर 2001 की जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग ये जो फोर्थ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म किया गया। अब जो डिलिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और जो सर्टेन स्टेट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो इनेक्टमेंट हुआ, तो उसके बाद यहां पर अभी तक जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसको यूनियन टेरिटरी यानी कि दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। एक है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, और दूसरी है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जिसके अंदर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो इस तरह से इसको यहां पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के इनेक्ट होने के बाद से इसको बाइफर्केट किया गया है, बांट दिया गया है। देखिए जो स्पेशल प्रोविजन है वो कंटेम्पलेटेड है सेक्शन 62 ऑफ रीएडजस्टमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द सक्सेसर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसको कि कैरी आउट किया गया जो 2011 का जो सेंसस है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा उसके अंडर। तो यहां पर इस प्रोविजन के अंदर यहां पर ये इनेक्टमेंट की गई है। तो यहां पर जो भी मैंडेट थी जो एक्ट है 2019 एक्ट उसके अंदर, तो यहां पर जो गवर्नमेंट है यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन का एक ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के थ्रू यहां पर जारी किया जाता है। तो उसके अंदर यहां पर जो पर्पस है डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, और जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, इसको यहां पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब जान लेते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन्स के बारे में। देखिए वुमेन्स की जो अभी इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है उसके लिए यहां पर ये न्यूज है। तो इसके अंदर यहां पर कहा जा रहा है कि वुमेन का भी जो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट है उसके अंदर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि जेंडर जस्टिस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट रही है गवर्नमेंट की, और इससे जो भी इन्वॉल्व इशू है उस पर काफी ज्यादा फोकस रहा है। तो यहां पर कंसीडर किया जा रहा है किस तरह से वुमेन का भी यहां पर इक्वल नहीं तो एटलीस्ट कम से कम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तो किया ही जाए। अब जान लेते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्ट बैलेट सिस्टम के बारे में। देखिए यहां पर जो कंडक्ट है इलेक्शन रूल 1961 का उसको फर्दर अमेंड किया गया है एक नोटिफिकेशन के तहत, जो कि फैसिलिटेट करेगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ ब्लैंक पोस्टल बैलेट टू द सर्विस वोटर, जिसके अंदर आर्म फोर्स पर्सनल होंगे। तो यहां पर मकसद है किस तरह से जो रिसीट है मार्क्ड पोस्टल बैलेट पेपर की उसको यहां पर उसके विंडो टाइम को रिड्यूस किया जाए। देखिए अब जान लेते हैं पोस्टल बैलेट फैसिलिटी किनको दी जाएगी। तो देखिए कुछ सर्टेन क्लास ऑफ वोटर्स है जिनको इस तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। देखिए कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि डिसेबल होते हैं, तो उनको इस तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा जो भी एज्ड पीपल हैं उनको भी इस तरह की फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि देखिए उनको क्या होता है कि वो इतने एबल नहीं होते हैं कि वो जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर पोलिंग के डे पहुंच जाएं, क्योंकि कुछ कुछ पोलिंग स्टेशन जो होते हैं वो काफी दूर होते हैं, तो वहां पर उनको इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहां तक पहुंच सकें। काफी लॉन्ग डिस्टेंस होता है। अगर कोई दूसरे स्टेट में है, अगर उनको आके वोट कास्ट करना है तो वो फिर तो अपना वोट नहीं कास्ट कर पाएंगे ना दूसरे स्टेट में ट्रैवल करके। तो यहां पर उनके लिए पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी जाएगी। तो यहां पर इस जो एक्सरसाइज है उसको फॉलो करने के लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू यहां पर एक स्पेसिफिक फॉर्म होगा जो उनको फिलअप करना होगा, और उसके बाद वो जो अपनी वोट है उसको पोस्टल बैलेट के थ्रू दे सकेंगे। तो यहां पर जो लोग होंगे जैसे कि काफी ज्यादा एज है, अगर उनकी 80 ईयर से अबव एज है तो उनको इस तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा जो पर्सन है विथ डिसेबिलिटी उनको भी ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वो अपना वोट जो है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू दे सकें।
अब जान लेते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो पहले से ही कॉन्शियस थे क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो काफ़ी ऑप्रेस्ड हुए हैं अर्ली टाइम में, और वो हमारे एक अंडर प्रिविलेज्ड क्लास कहे जाते हैं, और ऑप्रेस्ड क्लास उनको कहा जाता है सोसाइटी के अंदर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनका परसिक्यूशन किया गया है, सॉरी। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि किस तरह से जो उनको रिजर्वेशन दी जाए, तो इसके लिए यहाँ पर जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है जो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें यहाँ पर एक प्रोविजन उनके लिए करने की बात है। तो यहाँ पर जो प्रोविजन है वो उनको आर्टिकल 330 और 332 के अंदर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो प्रोविजन है वो स्टार्टिंग में जो आया था कि इनको जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो था पीरियड ऑफ 10 ईयर के लिए, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया गया था तो उसका जो पीरियड था वो 10 ईयर का था, लेकिन इसको बाद में कहा गया कि इसको और बढ़ाना चाहिए। तो अभी ये इसको धीरे धीरे और इसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं पहले ही कि किस तरह से जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, उसको यहाँ पर इंप्रूव किया जा सके। अब जान लेते हैं पब्लिकेशन ऑफ मंथली पत्रिका के बारे में। देखिए तो यहाँ पर 3 मंथली पत्रिका है जिनका नाम है उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय दंडिक निर्णय पत्रिका। तो यहाँ पर इस पत्रिका के अंडर जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको हिंदी के अंदर पब्लिश किया जाएगा, और यहाँ पर इसको पब्लिश किया जाएगा विधि साहित्य प्रकाशन ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर जो भी जजमेंट है वो इजिली यहाँ पर रिपोर्ट की जाएगी हिंदी के अंदर, तो काफ़ी आसानी होगी लोगों के लिए। अब कुछ सेमिनार, एग्जीबिशन और सेल्स ऑफ बुक एंड पत्रिका के बारे में न्यूज़ उसको जान लेते हैं। देखिए कोविड-19 का जो सिचुएशन था उसके अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन या सेमिनार या एग्जीबिशन नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर उसको होल्ड पे रखा गया था। तो यहाँ पर जो इस सेमिनार या स्कीम है इसके अंदर प्रमोशन होगा, जो भी लीगल नॉलेज है उसको हिंदी में प्रोपेगेट किया जाएगा। फर्दर यहाँ पर जो इंडिया कोड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लॉ यूनिवर्सिटी, कॉलेज लाइब्रेरी, जज लाइब्रेरी और जो भी अबव लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 जनवरी से 30 नवंबर 2020 के बीच में किया गया, जिसकी टोटल फिगर जो है सेल की वो बताई जा रही है 13 लाख से भी ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 14 लाख यहाँ बताई गई है। अब जान लेते हैं इंडिया कोड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। देखिए जो इंडिया कोड है ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम उसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो लेजिस्लेशन होते हैं बोथ इन प्रिंसिपल एक्ट और अमेंडिंग एक्ट वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं हर साल, जिसको कि पास किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा। यानी कि देखिए बहुत सारे लेजिस्लेशन जो होते हैं वो बहुत मुश्किल होता है समझना उसको, जुडिशियरी, लॉयर और सिटीजन के लिए अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कि किसी को इस तरह की एक्ट के बारे में यहाँ पर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी हो तो किस तरह से उनको प्रोवाइड की जाए। अब देख लेते हैं इंडिया कोड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। देखिए जो नंबर ऑफ लेजिस्लेशन है हर साल वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए जाते हैं। तो अगर कभी जुडिशियरी या लॉयर या किसी सिटीजन को अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन को रेफर करना हो तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन है एक्ट्स के बारे में वो उनको प्रोवाइड की जाए या उनको वहाँ पर उसको रेफर किया जाए। देखिए इसमें जो लेजिस्लेशन होंगे उसमें बहुत प्रिंसिपल एक्ट और अमेंडिंग एक्ट दोनों शामिल होते हैं। तो यहाँ पर इस इशू को सॉल्व करने के लिए एक एग्जॉस्टिव रिपोजिटरी ऑफ ऑल एक्ट एंड अमेंडमेंट उसको एक जगह पर लाना ज़रूरी है जो कि सभी के लिए उपलब्ध हो। तो यहाँ पर इस नीड को देखते हुए यहाँ पर ऐसा महसूस किया गया कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनानी चाहिए जहाँ पर सारे के सारे एक्ट और जो भी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उनको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराया जा सके, जो भी लॉयर हैं या जजेस हैं या फिर जनरल पब्लिक के लिए, ताकि ये इजी हो कि अगर किसी को भी इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए और अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एक ही जगह पर उपलब्ध हो, ताकि जो भी प्राइवेट पब्लिशर हैं वो जनरल पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना कर सके। क्योंकि क्या होता है कि अगर
एक जगह पे ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी, तो अब हमें मार्केट से जाकर के कोई भी इंफॉर्मेशन अलग से बाय नहीं करनी होगी। तो इसके लिए यहां पर एक सेंट्रल रिपोजिटरी जो है उसको डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि अलग से अगर आप लेने जाओगे तो काफी ज्यादा आपको प्राइस यहां पर देने पड़ेंगे इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। तो इसके लिए यहां पर एक सेंट्रल रिपोजिटरी जो है वो क्रिएट करने की बात है। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की वन स्टॉप डिजिटल रिपोजिटरी को क्रिएट किया जाए स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेशन के लिए। तो इसको डेवलप किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एनआईसी अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप कहा जा रहा है कि यहां पर जो लीगल इंपावरमेंट है उसको इंश्योर किया जाएगा जितने भी सिटीजन है, और इसके अलावा जो वन नेशन वन प्लेटफॉर्म है उसकी भी ऑब्जेक्टिव यहां पर अचीव हो जाएगी। तो जो मेन ऑब्जेक्ट है इस सिस्टम का वो है वन स्टॉप रिपोजिटरी प्रोवाइड करना, जो भी एक्ट और लेजिस्लेशन है इंडिया में उसके लिए, और यहां पर उससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट और अपडेटेड फॉर्मेट है उसको यहां पर जनरल पब्लिक, लॉयर, जजेस और जो भी अदर इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनको प्रोवाइड कराना। तो इस तरह से यहां पर सेंट्रल रिपोजिटरी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से जो 2020 के अंदर जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसकी ये ईयर इन रिव्यू दी गई है। अगली न्यूज़ है 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में। तो यहाँ पर जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने को चेयर की 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग को वियतनाम के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर और सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल के साथ। तो यहाँ पर इस वर्चुअल इंटरेक्शन के दौरान जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं और जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने व्यूज को एक्सचेंज किया ऑन द प्लान ऑफ एक्शन, जो कि इमिनेट हुई थी, जो भी रिसेंटली कॉन्क्लूडेड वर्चुअल समिट हुई प्रधानमंत्री और इंडिया के प्रधानमंत्री और सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के प्रधानमंत्री के बीच में, उसको लेकर के। तो यहाँ पर जो न्यू एरिया है डिफेंस कॉपरेशन के उसको भी डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर दोनों साइड जो है उन्होंने जो प्रोग्रेस है वेरियस बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन इनिशिएटिव की उसको रिव्यू किया और अपनी कमिटमेंट को एक्सप्रेस किया कि किस तरह से फर्दर जो इंगेजमेंट है बिटवीन आर्म फोर्सेज अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसको यहां पर एलिवेट किया सके फर्दर। तो इसको यहां पर डिस्कस किया गया। अगली न्यूज है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। देखिए 5 साल पहले 13 जनवरी 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया था कि किस तरह से जो भी क्रॉप्स है उसकी जो रिस्क कवरेज है उसको यहां पर कम किया जा सके इंडियन फार्मर्स के लिए और उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो यहां पर अप्रूवल दी गई थी फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस स्कीम को यहां पर कंसीव किया था एक माइलस्टोन को, जो कि एक कंप्रिहेंसिव रिस्क सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो भी यूनिफॉर्म प्रीमियम है उसको लेकर के। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कह रही है कि हम कमिटेड हैं कि किस तरह से जो फार्मर की इंटरेस्ट है उसको यहां पर प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जो प्रीमियम कॉस्ट रहा ओवर एंड अबव द फार्मर शेयर वो इक्वली सब्सिडाइज किया गया स्टेट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर 90% ऑफ प्रीमियम सब्सिडी देती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, ताकि प्रमोट किया जा सके इसको इस रीजन के अंदर। फर्दर यहां पर जो एवरेज सम इंश्योर्ड पर हेक्टेयर है उसको भी इंक्रीज किया गया 15,100 रुपीज ड्यूरिंग प्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम टू 40,700 अंडर दिस स्कीम। यानी कि पहले जो एवरेज सम थी इंश्योर्ड पर हेक्टर वो थी 15,000 रुपए, जिसको कि यहां पर प्री फसल बीमा योजना स्कीम के अंदर 40,000 से भी ऊपर कर दिया गया। फर्दर जो इंटीग्रेशन है लैंड रिकॉर्ड्स का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल के थ्रू, इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप उसको यहां पर लॉन्च किया गया, ताकि जो फार्मर्स है वो इजीली इनरोल कर सकें और टेक्नोलॉजी का यूज कर सके, जैसे सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ताकि जो क्रॉप लॉसेस है उसको यहां पर उसकी भी लर्निंग को असेस किया सके। तो यहां पर जो स्कीम है वो किसानों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, ताकि किसान अगर कोई भी क्रॉप का लॉस होता है उनको तो वो यहां पर रिपोर्ट कर सके विद इन 72 आवर, अगर उनका कोई भी क्रॉप यहां पर उसका नुकसान होता है। इसके अलावा
क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, CSC सेंटर फॉर नियरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो ये सारी चीज़ें डेवलप की गई है। इसके अलावा जो स्कीम है उसमें वॉलेंट्री किया गया है जो भी फार्मर्स हैं उनके लिए, और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और रेशनलाइज किया गया है जो सम इंश्योर्ड है, और एडुकेट बेनिफिट दी गई है जिसको कि फार्मर्स के द्वारा अवेल किया गया है। तो ये स्कीम जो है ये कवर करती है 5.5 करोड़ फार्मर एप्लीकेशन को हर साल, और टिल डेट कहा जा रहा है कि 90,000 करोड़ जो लोग हैं, किसान हैं, वो उनको पे किया गया है इस स्कीम के अंदर। इसके अलावा जो आधार सीडिंग है वो भी हेल्प करती है कि इस तरह से जो सेटलमेंट है उसको स्पीडी वे में क्लेम किया जा सके डायरेक्टली जो फार्मर का अकाउंट है उसके अंदर। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा मेंशन की गई है। ये लास्ट न्यूज़ जो है वो अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के बारे में है, तो इसको मैं कल डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।